आज हम लोग जो बात करने जा रहे हैं, आज हम लोग एनडीए के क्वेश्चन को करेंगे। एनडीए 2021 में जो क्वेश्चन आए थे उनके ऊपर ध्यान देंगे कि किस तरह का क्वेश्चन 2021 के एनडीए एग्जाम में आपके पूछा हुआ क्वेश्चन था। तो ज्यादा समय को बर्बाद नहीं करते हैं। 2021 के जो भी क्वेश्चन आए हैं आपके एग्जाम में उसको जो है आज हम लोग सॉल्व करेंगे और उसको देखिएगा आप ध्यान से। जहां दिक्कत होगी उसको डाउट को क्लियर किया जाएगा आपके। तो क्वेश्चन नंबर 1 पे ध्यान देते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है उस बात पे ध्यान देते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, किसी बंद परिपथ में 3 समान प्रतिरोध पार्श्व क्रम में संयोजित किए जाते हैं, इसमें परिपथ में कुल प्रतिरोधक कितना होगा। देखिए पार्श्व क्रम किसको कहते हैं इस बात को समझिए। पार्श्व क्रम उसको कहा जाता है जो समांतर क्रम होता है, समांतर क्रम को ही पार्श्व क्रम कहा जाता है। तो समांतर क्रम में अगर आपको तुल्य प्रतिरोध निकालना है तो समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध का जो फार्मूला होता है वो R डैश बराबर उसके लिए ट्रिक है। R डैश बराबर अगर उसके लिए आपको ट्रिक निकालना है तो R डैश बराबर R/N होता है। तो टोटल प्रतिरोध हमारे पास तीन समान प्रतिरोध हैं। तो 3 समान प्रतिरोध हैं तो R/ कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो ये समांतर क्रम के लिए ट्रिक है। अगर समांतर क्रम के लिए आपको तुल्य प्रतिरोध निकालना है तो R/N से आप लोग निकाल दीजिएगा और आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से इसका जो आंसर होगा आपका ऑप्शन 1 इज करेक्ट होगा। तो ऑप्शन 1 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। पार्श्व क्रम का मतलब याद रखिएगा कि पार्श्व क्रम कुछ नहीं समांतर क्रम होता है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे ध्यान देते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 ये कह रहा है कि रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन के प्रयोग में निम्नलिखित में से किसकी खोज के लिए उत्तरदायी है। आपको बता दें कि ये क्वेश्चन 2021 के एनडीए एग्जाम में जो पूछे हुए क्वेश्चन है फिजिक्स के उसको सॉल्व कराया जा रहा है। अब अगला जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें केमिस्ट्री के क्वेश्चन को भी हम लोग देखेंगे। तो रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन के प्रयोग में निम्न में से किसकी खोज के लिए उत्तरदायी है। तो आपको जानकारी होना चाहिए कि जो टॉमसन मॉडल था उससे साइज ऑफ एटम निकाला गया था। टॉमसन मॉडल से क्या निकाला गया था, साइज ऑफ एटम निकाला गया था। कॉपी कलम ले करके बैठिए, अगर इसको समझना है बढ़िया से हमारी बातों को सुनना है तो कॉपी और कलम साथ में रख के चलिएगा, तब चीजें साफ साफ क्लियर आएगी। तो टॉमसन मॉडल से जब हम लोग पढ़े थे तो टॉमसन मॉडल से हम साइज ऑफ एटम निकाले थे। टॉमसन मॉडल से हम लोग क्या निकाले थे, साइज ऑफ एटम बताए थे। और रदरफोर्ड से हम लोग क्या सीखे थे, ऑर्डर ऑफ साइज ऑफ न्यूक्लियस सीखे थे। ऑर्डर ऑफ साइज ऑफ न्यूक्लियस मतलब नाभिक के आकार का आकलन रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट से क्लियर हुआ था। तो अर्थात जो 2021 के एनडीए एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है उससे किसके लिए उत्तरदायी होगा, नाभिक के लिए होगा। यम कोश में देखिए ये क्वेश्चन हमसे केमिस्ट्री का बन गया है लेकिन इसको सॉल्व करा दे रहे हैं। यम कोश में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी होगी। तो आपको बता दें कि परमाणु के दो, एक एंशिएंट मॉडल था एक मॉडर्न लॉ था। तो एंशिएंट लॉ जो था के था, एल था, एम था और एन था, इस तरीके से था। तो आप बोरबरी के नियम से निकाल दीजिए। के रहेगा तो एन बराबर 1, एल रहेगा तो एन बराबर 2, यम रहेगा तो एन बराबर 3। तो यहाँ पर बोरबरी के नियमानुसार किसी कक्षक में इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो होती है, किसी कक्षक में ध्यान से सुनिएगा, किसी कक्षक में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है वो 2n² से अधिक नहीं हो सकती। तो यम है तो यम में n बराबर कितना होता है, क्योंकि यम कोश की बात कर रहा है तो n बराबर 3 होगा। तो n बराबर जब हम 3 रख देंगे तो 3 3 के 9 दूना के 18 हो जाएगा। तो यम कोश में जो है अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या बोरबरी के नियम से 18 हो जाएगी। तो बोरबरी के नियमानुसार जो इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो जाएगी वो 18 हो जाएगी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर ध्यान देते हैं कि अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन जो हमारा कह रहा है कि प्रकृति में क्लोरीन 35 यूनिफाइड मास, ये Mu को नया मॉडिफाई फॉर्म में U लिख दिया जाए तो U का मतलब होता है यूनिफाइड मास। Mu का मॉडिफाई फॉर्म है। तो याद रखिएगा क्लोरीन का 35 U है और उसके समस्थानिक का 37 U है। दो समस्थानिक क्रम से 3 संबंधे 1 के अनुपात में है। तो परमाणु का औसत परमाणविक द्रव्यमान अगर आपको निकालना है तो औसत परमाणविक द्रव्यमान अगर आपको निकालना है कि औसत परमाणविक द्रव्यमान एवरेज मास आपको निकालना है तो P1x1 प्लस P2x2 अपॉन
x1 प्लस x2 कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। तो इट मीन्स 35 गुड़े 3 अब प्लस 37 गुड़े 1 अपॉन 4 कर दीजिएगा, इसका आंसर आ जाएगा। तो जो भी आंसर आएगा कैलकुलेट करके देख लीजिएगा। आई थिंक हमारे हिसाब से 36.5 आना चाहिए। तो 36.5 यूनिफाइड मास आएगा। एक बार फिर से बोलते हैं, ये आपका टॉपिक जो है हमने बच्चों को पढ़ाया है नाभिक वाले चैप्टर में, रेडियो एक्टिवता में ये पार्ट है। औसत परमाणु द्रव्यमान निकालने का P1x1 प्लस P2x2 अपॉन x1 प्लस x2, ये केमिस्ट्री में भी है, लेकिन हमारे फिजिक्स में रेडियो एक्टिवता चैप्टर है, उस चैप्टर में दिया हुआ औसत परमाणु द्रव्यमान निकालने का ये फार्मूला है। इसके बाद बढ़ते हैं, कैंसर के उपचार में निम्नलिखित में से किस तत्व के समस्थानिक में से किसका प्रयोग किया जाता है। कैंसर के उपचार में जो हम लोग यूज करते हैं कोबाल्ट 60 का यूज करते हैं। ये 2021 में पूछा हुआ क्वेश्चन था। कोबाल्ट 60 का यूज करते हैं। कोबाल्ट 60 समस्थानिक होता है कोबाल्ट का, उससे जो हम लोग इसका ट्रीटमेंट करते हैं, क्योंकि वो गामा रेज निकालता है, उसी गामा रेज से उसका ट्रीटमेंट होता है। तो कैंसर के उपचार में इसका सही आंसर जो होगा कोबाल्ट 60, मतलब कोबाल्ट तो होते हैं लेकिन उसके समस्थानिक का यूज किया जाता है, कोबाल्ट 60 का। तो ये भी दिमाग में बैठाए रखिएगा। किसी रेजुरेखी धारावाही चालक तार में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा अगर वामावर्त की दिशा में, अगर चुंबकीय क्षेत्र देखिए, ये हमने पेन आपको समझा रहे हैं लेकर के, अगर इससे हम लोग निकालेंगे तो ये एंटी क्लॉकवाइज होगा। एंटी क्लॉकवाइज को ही कहते हैं वामावर्त की दिशा। तो इससे जो निकलेगा राइट हैंड थंब रूल से निकालेंगे। ये शॉर्ट फॉर्म लिखे हैं, राइट हैंड थंब रूल, पेपर आपके पास होगा, देख लीजिएगा। तो इसका सही आंसर जो होगा राइट हैंड थंब रूल होगा। विद्युत धारा उत्पन्न करने के लिए निम्नलिखित में से प्रयुक्त किस साधनों को क्या कहते हैं। प्रयुक्त साधन को क्या करते हैं। एक बात आपको ये समझा दे कर रहा है कि ये क्वेश्चन विद्युत धारा उत्पन्न करने के लिए, विद्युत धारा उत्पन्न करने के लिए प्रयुक्त साधन को क्या कहते हैं। विद्युत धारा उत्पन्न करने के लिए किसी साधन को क्या कहते हैं। तो आपको एक डायग्राम बना दे रहे हैं। इधर जैसे हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं वैद्युत ऊर्जा, अगर हम यहाँ लिख दे रहे हैं वैद्युत ऊर्जा और इसके बगल में हम लिख दे रहे हैं यांत्रिकी ऊर्जा, वैद्युत ऊर्जा और साथ में क्या लिख दे रहे हैं यांत्रिकी ऊर्जा। तो जब आपको वैद्युत ऊर्जा को यांत्रिकी ऊर्जा में बदलना होता है तो आपको मोटर का प्रयोग करना पड़ता है। और जब यांत्रिकी ऊर्जा को जब वैद्युत ऊर्जा में बदलते हैं तो उसका प्रयोग करते हैं डायनमो। किसका प्रयोग करते हैं, डायनमो, मतलब हिंदी में क्या कहते हैं, जनित्र। किसका प्रयोग करते हैं, जनित्र का। तो जनित्र की सहायता से हम क्या करते हैं, जनित्र की सहायता से हम लोग क्या करते हैं, यांत्रिकी ऊर्जा को किस में बदलते हैं, वैद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करते हैं। तो ये 2021 के एनडीए में जो क्वेश्चन था उसका सही आंसर डायनमो या जनित्र होगा। तो ये दिमाग में बैठा के चलिएगा। इस तरह से डायग्राम होता है। अगर आप वैद्युत ऊर्जा को यांत्रिकी ऊर्जा में बदलना चाहेंगे तो मोटर का प्रयोग करेंगे, अगर यांत्रिकी ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदलना चाहते हैं तो डायनमो या जनित्र का प्रयोग करते हैं। तो इस तरीके से हम लोग 7 क्वेश्चन देख लिए जो एनडीए के 2021 में पूछे हुए क्वेश्चन थे। क्वेश्चन नंबर 7 आप ध्यान देते हैं हम लोग कि क्या आया था 2021 के एग्जाम में। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर, ध्यान देते हैं क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष को इसका साइंटिफिक नेम होता है मायोपिया। मनुष्य का वह दृष्टि दोष है जिसमें, अब इसमें जो प्रतिबिंब बनता है, आपको पता होगा कि जो निकट दृष्टि दोष का मनुष्य होता है उसे निकट की वस्तु दिखाई देती है, दूर की नहीं। तो इसके लिए इसका निवारण हम लोग जो करते हैं वह अवतल लेंस की सहायता से करते हैं। तो अवतल लेंस को डाइवर्जिंग लेंस कहते हैं, तो फैलाता है। तो जब प्रतिबिंब रेटिना से पहले बनता होगा तभी ना, तो रेटिना से पहले फोकस हो जाता है। इसका सही आंसर जो होगा बी ऑप्शन करेक्ट होगा। प्रतिबिंब रेटिना से पहले बन जाता है, इसीलिए इसमें डाइवर्जिंग लेंस मतलब कॉनकेव लेंस का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि कॉनकेव लेंस उसको डाइवर्ज करके उसके पोजीशन पे पहुंचाता है। अब क्लास 10th में आप लोग जो है पढ़े होंगे कि टिंडल प्रभाव क्या होता है। फिजिक्स में क्लास 10th में टिंडल प्रभाव था। टिंडल प्रभाव निम्नलिखित में से किसकी कौन सी परिघटना है। टिंडल इफेक्ट जो होता है वो कोलाइडी कणों के प्रकाश का प्रकीर्णन होता है। कोलाइडी कणों से जो है वो स्कैटर्ड होती है लाइट, यही टिंडल इफेक्ट होता है। यहाँ पर तारों का टिमटिमाना निम्नलिखित में से मुख्यतः किसका कारण है। तारों का टिमटिमाना निम्नलिखित में से किसका कारण है। वायुमंडलीय अपवर्तन का, क्योंकि वायुमंडल में हर एक गैस का घनत्व तो अलग अलग होता है। तो रे ऑफ लाइट जब एक मीडियम से एक
एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी तो डिफरेंट डिफरेंट मीडियम में पहुंचती है, तो वायुमंडल का अपवर्तन होता है, उसके कारण होता है। यहाँ पर कह रहा है 25 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले लेंस की क्षमता कितनी है। तो लेंस की क्षमता अगर 25 सेंटीमीटर के लिए निकालना है तो सो सिंपल, P इक्वल टू आप 1/f लगाइए, f मीटर में होगा, आप 100/f सेंटीमीटर कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा बहुत आसानी से। तो 100/f सेंटीमीटर, तो 100/25, इट मीन्स इसका आंसर आ जाएगा +4 डायोप्टर। इसका आंसर कितना आ जाएगा? +4 डायोप्टर। एक लाइन का आसान सा क्वेश्चन है, तो बहुत आसानी से लग जाएगा। आपको करना क्या है, अगर किसी लेंस की क्षमता निकालनी है तो P इक्वल टू 1/f मीटर या 100/f सेंटीमीटर रख करके निकाल दीजिएगा, तो 4 डायोप्टर आएगा। प्लस में आया है तो मतलब एक तरीके से ये कन्वर्जिंग लेंस को शो करेगा, तो +4 डायोप्टर होगा। कह रहा U प्रतिबिंब और V फोकस दूरी से संबंधित गोली दर्पण के लिए समतल दर्पण से लागू पीक, इसको तो आप आसानी से 1/f इक्वल टू देख लीजिए 1/v + 1/u वाले पर अगर आप यहाँ पर बैठाएंगे तो इसका सही आंसर आएगा जब प्रतिबिंब की दूरी अनंत होती है, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट होगा। तो इस तरीके से हम लोग 12 क्वेश्चन एनडीए 2021 में पूछे हुए जो थे उनको हम लोग कर लिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, ध्यान देते हैं कि अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। कह रहा है कि अनुरणन निम्नलिखित में से किससे संबंधित परिघटना है। तो ये किसके कारण होता है? जो ध्वनि का बार बार परावर्तन होता है, जैसे किसी रूम में हम बार बार चिल्ला देते हैं तो बार बार इको होती है ना ध्वनि, तो वो किसके कारण? ध्वनि के बहुपरावर्तन के कारण होती है। ध्वनि तरंगों के संचरण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है? ध्वनि तरंग अगर संचरण के लिए कौन सा होगा? तो निर्वात में ध्वनि तरंग का संचरण नहीं हो सकता। ध्वनि तरंगों के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, और वायु में जो ध्वनि तरंगे होती है वह अनुदैर्ध्य होती है, क्योंकि ये जब माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट में क्लियर हो गया था कि जो प्रकाश तरंग है वो बिना माध्यम के संचरित हो सकती है, लेकिन ध्वनि तरंगों के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट, एक बार फिर से बोलेंगे, माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट से ये क्लियर हो गया था कि प्रकाश बिना माध्यम के संचरित हो सकती है, जबकि ध्वनि तरंगों के लिए संचरण होने के लिए माध्यम की आवश्यकता थी। तो यहाँ पर कह रहा है कौन सा ध्वनि तरंग निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो निर्वात में ध्वनि तरंग का संचरण नहीं हो सकता, सही बात है, और वायु में ध्वनि तरंगे अनुदैर्ध्य होती है। तो इसका जो 2021 का पूछा हुआ क्वेश्चन है उसका करेक्ट आंसर बी होगा। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर, ध्यान देते हैं कि टेनिस की एक गेंद को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जाता है, ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जाता है, गेंद को लगभग कितनी ऊर्ध्वमुखी वेग से फेंका जाता है? तो यहाँ पर जब उच्चतम बिंदु 20 मीटर पर पहुंचेगा तो फाइनल वेग 0 हो जाएगा। फाइनल वेग इसका क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो इनिशियल वेलोसिटी अगर आपको निकालना है तो रूट में 2GS से निकाल दीजिए। तो 2GS से निकालेंगे तो 2 × g का मान 10 रख लीजिए, 20 मीटर की हाइट तक जा रहा है, तो अर्थात इसका ऊर्ध्वमुखी वेग जो हो जाएगा वो 20 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। गति के तृतीय समीकरण से हमने लगाया है यहाँ पर, तो गति के तृतीय समीकरण का प्रयोग करेंगे। जब अंतिम वेग इसका 0 रख लीजिएगा, तो अंतिम वेग जब 0 रख लेंगे तो कौन सा सूत्र है यहाँ पर, एक बार फिर से बोल देना चाहते हैं, v² = u² - 2gh रखेंगे, और इसमें अंतिम वेग आप क्या कर लीजिएगा? 0 कर लीजिएगा। अंतिम वेग 0 करके आप आसानी से इसकी वैल्यू निकाल लीजिएगा, 2gh। तो u बराबर हो जाएगा रूट में 2gh। अब इससे आपका इनिशियल ऊर्ध्व वेग निकल जाएगा, तो इसका आंसर कितना आया? 20 मीटर पर सेकेंड आएगा। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि किसी 2000 ग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु में 100 जूल गतिज ऊर्जा है, इस वस्तु की चाल कितना होगी? 2000 ग्राम है, तो 2000 ग्राम होगा तो उसका मास 2 kg होगा, 2 kg का मास हो गया, और कैनेटिक एनर्जी 100 जूल दिया है। तो कैनेटिक एनर्जी का फार्मूला आप लोग जानते होंगे, 12 mv²। इससे अगर हम निकालेंगे तो 100 जूल यहां रख लेंगे, 1/2, मास 2 kg है, वेलोसिटी का होल स्क्वायर, 2 से 2 कट जाएगा, तो v बराबर आ जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड। तो वेलोसिटी कितनी आ जाएगी? 10 मीटर पर सेकेंड की हमारी वेलोसिटी हो जाएगी। तो इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज करेक्ट होगा। प्रणोद, देखिए क्वेश्चन दिया है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है।
कह रहा है कि प्रणोद और आवेग के बीच का अनुपात की इकाई निम्नलिखित में से किसके समान है। प्रणोद देखिए कुछ है नहीं। अगर प्रणोद की बात किया जाए कि प्रणोद क्या है, तो आप याद रखिएगा कि प्रणोद एक तरह का बल होता है। प्रणोद एक तरह का क्या होता है, बल होता है। और यहां पर पूछ रहा है आवेग, तो आवेग के बारे में आपको पता होना चाहिए कि आवेग जो होता है वो आई से डिनोट होता है और वो होता है बल गुणे समय अंतराल, बल अगुणे समय अंतराल। तो किसका किसका अनुपात पूछ रहा है, प्रणोद का पूछ रहा है और आवेग का। तो यहां 1 टाइम इंटरवल हो जाएगा। क्या बल अपान आवेग अगर हम कर देते हैं तो वो 1 टाइम इंटरवल हो जाएगा। तो 1 टाइम इंटरवल किसको इंडिकेट करता है, आवृत्ति को। आवृत्ति ही तो आवर्तकाल का उल्टा होती है। तो अर्थात यहां पर एक तरीके से वो इंडिकेट जो कर रहा है, यहां पर आवृत्ति को इंडिकेट कर रहा है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो आपका क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो याद रखिएगा कि प्रणोद एक बार फिर से बोलना चाहेंगे, प्रणोद क्या है, कुछ नहीं, एक तरह का बल है। आवेग बराबर क्या होता है, बल गुणे समय अंतराल। तो जब हम बल बटे आवेग पूछेंगे तो वह 1 समय अंतराल हो जाएगा। तो 1 समय अंतराल मतलब टाइम पीरियड का ही उल्टा तो फ्रीक्वेंसी होती है। तो इस तरीके से इसका आंसर ए करेक्ट होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, ध्यान देते हैं कि अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं और कह रहा है कि जब कोई प्रकाश किरण की पुंज कांच से किसी त्रिकोण प्रिज्म पर पड़ता है तो किस रंगों का बैंड हो जाता है। इस संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही होगा। देखिए आप लोग पढ़े होंगे, जब प्रिज्म से हम अगर किसी रे ऑफ लाइट को गुजारते हैं, किसी श्वेत प्रकाश की किरण को अगर हम किसी प्रिज्म से गुजारते हैं तो वह भिन्न भिन्न रंगों के अनेक किरणों में विभक्त हो जाती है और उसमें सबसे ज्यादा डेविएशन जो होता है वो वायलेट का हो जाता है। सबसे ज्यादा डेविएशन किसका हो जाता है, वायलेट का डेविएशन हो जाता है। 1 2 3 4 5 6 और 1 7। तो वी ग्योर में होता है तो डेविएशन डेल बराबर होता है n-1 इंटू ए। तो सबसे ज्यादा डेविएशन किसका होता है, बैगनी का डेविएशन होता है। और सबसे कम कौन होता है, रेड। तो वायलेट नीचे होती है और रेड कहाँ होती है, ऊपर होती है। तो सबसे ज्यादा डेविएशन जिसका होता है वो वायलेट है। तो वायलेट का डेविएशन सबसे ज्यादा होता है और रेड का डेविएशन सबसे कम होता है। कह रहा किसी समतल दर्पण द्वारा बनने वाला किसी वस्तु का प्रतिबिंब कैसा होता है। समतल दर्पण की पहली बात तो ये कि क्षमता शून्य होती है। पेन कलम लेकर के बैठिएगा तभी चीजें बढ़िया समझ में आएगी। अगर समतल दर्पण के बारे में बात किया जाए तो समतल दर्पण की क्षमता शून्य होती है, पावर इन्फिनिटिव होता है। न तो ये रे ऑफ लाइट को कन्वर्ज कर पाता है और न ही रे ऑफ लाइट को डाइवर्ज कर पाता है। तो जब न रे ऑफ लाइट को ये कन्वर्ज करेगा और न ही रे ऑफ लाइट को डाइवर्ज करेगा, तो न तो कन्वर्ज होगा न तो डाइवर्ज होगा। तो अर्थात आभासी, सीधा और वस्तु के बराबर आकार का प्रतिबिंब बनता है। तो सीधा, आभासी और उसी जितना बड़ा वस्तु का आकार होता है उतना बड़ा प्रतिबिंब का आकार बनता है। तो याद रखिएगा कि ऐसा क्यों होता है। तो याद रखिएगा कि समतल दर्पण की जो क्षमता होती है P शून्य होता है, पावर शून्य होता है और फोकस इनफाइनाइट होता है। पावर 0 होगा तो मतलब न तो इसके अंदर कन्वर्जिंग का गुण होगा और न ही इसके अंदर डाइवर्जिंग का गुण होगा। तो न तो ये प्रकाश की किरण को फैला सकता है और न ही दबा सकता है। इसलिए जितना बड़ा वस्तु होगा उतना बड़ा उसके प्रतिबिंब का आकार होगा। तो आभासी, सीधा और वस्तु के बराबर आकार का प्रतिबिंब बनता है किसमें, समतल दर्पण में। ऐसा क्यों, क्योंकि इसकी क्षमता क्या होती है, शून्य होती है। ये दिमाग में आप बैठा के चलिएगा। आप फोकस क्या हो जाएगा, जब पावर 0 होगा तब फोकस इनफाइनाइट होगा। तो कह रहा निम्नलिखित में कौन सा बल संरक्षी बल नहीं है। संरक्षी बल कौन सा नहीं है। तो जितने भी केंद्रीय बल हैं वो संरक्षी होते हैं, जो केंद्रीय नहीं होते हैं वो असंरक्षी बल होते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षी बल नहीं है। तो देखिए जो संपर्क में आकर के बल लगते हैं, घर्षण बल, श्यान बल, ये असंरक्षी बल है। तो कह रहा है कौन सा संरक्षी नहीं है, तो घर्षण बल इसका आंसर सही होगा। कह रहा है ऋणात्मक कार्य तब होता है जब आरोपित बल और उसके विस्थापन के बीच का कोण। तो देखिए कार्य ऋणात्मक तभी होगा क्योंकि कार्य का जो हम लोग फार्मूला जानते हैं, ये आपको पता होगा कि कार्य का फार्मूला W बराबर जो होता है FS cos थीटा होता है, cos थीटा होता है। तो अगर हम यहाँ पर कार्य ऋणात्मक कब होगा अगर ये पूछें
तो अगर हम इसके बीच में अगर देखें तो अगर बल और विस्थापन के बीच एंटी पैरेलल कंडीशन आ जाए, एंटी पैरेलल मतलब एक दूसरे के विपरीत, बल ऐसे हो और विस्थापन ऐसे हो, तो एक दूसरे के विपरीत दिशा में विस्थापन होने लगेगा, तो 180 डिग्री का कोण होगा। तो उस समय कार्य क्या हो जाएगा, -F × S, और कार्य आसानी से ऋणात्मक हो जाएगा। तो याद रखिएगा, जब बल और विस्थापन के बीच का कोण अगर 180 डिग्री मिल रहा है होने के लिए, तो बाकी भी सिचुएशन हो सकती है। यहाँ पर प्रति समांतर का स्थिति बनेगा तो कार्य ऋणात्मक हो सकता है। तो इस तरीके से हम लोग एनडीए 2021 के जो 2 एग्जाम हुए थे, पहले एग्जाम का क्वेश्चन हम लोग देख चुके हैं। 1-2 क्वेश्चन और है इसमें, ज्वार भाटा के नाम से पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो ज्वार भाटा के बारे में थोड़ा सा कंसेप्ट आप दिमाग में बैठा लीजिएगा। उसमें क्वेश्चन पूछा था कि ज्वार भाटा किसके कारण आता है। तो ज्वार भाटा का एक रीजन आपको उस क्वेश्चन उसमें आया हुआ, आप देख लीजिएगा। तो ज्वार का मतलब होता है उठना और भाटा का मतलब होता है गिरना। तो जो समुद्र में उठना और गिरने का जो सबसे बड़ा कारण है वो गुरुत्वीय बल है। गुरुत्वीय बल में उसमें 3 लोग होते हैं। पहला पृथ्वी का गुरुत्वीय बल, दूसरा सूर्य का गुरुत्वीय बल, तीसरा चंद्रमा का गुरुत्वीय बल। 3 लोग होते हैं। और ऐसी स्थितियां ज्वार भाटा की तभी उत्पन्न होती जब अमावस्या का दिन आता है। अमावस्या के दिन क्या होता है कि चंद्रमा जो है पृथ्वी और सूर्य के सीध में आ जाता है, और इस स्थिति में ज्वार भाटा की स्थिति सबसे ज्यादा दिखती है। तो ज्वार भाटा की जो स्थिति का कारण है वह गुरुत्वीय बल है, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होती है। उस गुरुत्वाकर्षण बल में 3 लोगों की भूमिका होती है। पहली भूमिका जो होती है वह पृथ्वी के गुरुत्वीय बल की होती है, दूसरी भूमिका सूर्य के गुरुत्वीय बल की होती है, और तीसरी जो है चंद्रमा के गुरुत्वीय बल की होती है। और ये स्थितियां ज्यादातर एक ही दिन दिखने को मिलती है, अमावस्या के दिन। अमावस्या के दिन ही ज्वार भाटा की स्थिति ज्यादा दिखती थी। इस तरीके से हम लोग जो है 2021 के पेपर 1 को हम लोग आसानी से देख चुके हैं। जल्द ही मिलते हैं पेपर 2 पर कि एनडीए में कैसा क्वेश्चन पूछा गया था।